जब तक आप लोग अपने सपनों को ज़रूरत नहीं बनाओगे तब तक मुझे लगता है कि अचीव करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो देखिए कौन मिला है यहाँ पे हमें। नॉट एक्सपेक्टेड कि MSK भाई यहाँ पर होंगे दिल्ली में। उनको मैंने मुंबई के इस रोड इवेंट पे ज़रूर देखा था। MSK भाई कैसे हो आप? इट्स गुड टू सी यू हेयर। एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप यहाँ पे होगे, क्योंकि आप मुंबई में ऑलरेडी इस इवेंट पे आ चुके थे। तो गुड टू सी यू यार। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो यार यहाँ देख रहे हो सलीम भाई की ना रेलगाड़ी शुरू हो गई है, एक के बाद एक सेल्फी पे सेल्फी। व्लॉग्स आपके कंटेंट्स अच्छे बनते हैं, तो आपका जो कंटेंट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ईयर्स डजन इम्पॉर्टेंट, मतलब इम्पॉर्टेंट नहीं है इतना। पक्का? हाँ पक्का इम्पोर्टेंट नहीं है। जो भी मेरे को भ्रम में दिखा रहे हैं कि भाई तेरे पास ये नहीं है, नहीं है भाई, मैं कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। भाई की दुआ मैं कर लूँगा। ये भी इतना भ्रमित मत करो। जितने भी लोग आए हैं सबसे मिलो, सबसे बात करो, सबसे पूछो क्या चैनल है, क्या नीश है आपका, तो ऐसे कर करके सीखोगे। लेकिन मुझे नहीं पता ना, उसमें वॉइस भी तो यार रोड की माइक होगी। रोड का है। जो मेरी जर्नी है, ठीक है, मैं ज़्यादातर लोग जो मेरे व्लॉग्स देखते हैं वो लोग जानते होंगे कि मैं मतलब जब से YouTube ज्वाइन किया हूँ और कैसी मेरी जर्नी रही है। लेकिन YouTube से पहले मैं क्या करता था वो कम लोगों को थोड़ा पता है, तो उसके बारे में थोड़ा मैं कहूँगा। ज़िंदगी में अपन ने पैसे कमा लिए, वहाँ से शुरू करता हूँ कि ज़िंदगी में कमा लिए पैसे जितने कमाने थे। उससे पहले पैसे की काफ़ी दिक्कत थी, और उससे पहले मेरी जो लाइफ थी उसको बताने के लिए सिर्फ एक छोटी सी कहानी है जो मैं बताऊंगा, नहीं तो मेरा स्पीच मुंबई वाला और दिल्ली वाला सेम सेम हो जाएगा। मैं तो एक कहानी बताऊंगा। मेरे डैड और मॉम दोनों वर्किंग थे। उस वक्त हम लोगों को 4 से 5 हज़ार रुपये महीने की कमाई होती थी, और उसमें से 2-2.5 हज़ार तो रेंट पे चले जाते थे। तो पैसे बचते नहीं थे। हम स्कूल जाते थे, मुझे याद है कि दिन के हमें 5 रुपये मिलते थे। उस टाइम 5 रुपये कुछ होता था, मतलब आज के टाइम का 50 रुपये, उस टाइम का 5 रुपये समथिंग वैसे। तो घर पे पैसे की दिक्कत थी और घर पे पैसे नहीं थे, तो उस टाइम पे मैंने बनाया कि मेरा ही मोबाइल बज गया। कट कर दिया। तो मैंने एक लाइफ में एक बार ऐसा कुछ हुआ कि ज़िंदगी में ज़रूरत पड़ी कि पैसे कमाना चाहिए। तो लोग काफ़ी मुझसे पूछते हैं कि तुमने मतलब कैसे किया वो। उसी से एक छोटी सी कहानी है। मतलब दो दोस्त होते हैं, वो आपस में बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, मतलब सारी मस्ती साथ में करते हैं, एंड देन खेल कूद और पढ़ाई लिखाई सब साथ में करते हैं। इनफैक्ट इतना सिमिलर होता है कि वो दोनों की एक ही गर्लफ्रेंड होती है। इतनी गहरी दोस्ती होती है उनकी। उसमें से एक दोस्त बहुत आगे निकल जाता है और एक दोस्त एवरेज बन के रह जाता है, और दोनों फिर अलग हो जाते हैं टाइम के बाद में। तो कुछ सालों बाद एक जो अनसक्सेसफुल दोस्त है वो अपने सक्सेसफुल दोस्त को देखता है कि पेपर में उसके फोटोज लगे हुए हैं, और वो देखता है, हैरान हो जाता है कि यार सब साथ में किया, पढ़ाई लिखाई सब साथ में की, और ये इतना आगे कैसे बढ़ गया। तो दोस्त उसको फ़ोन लगाता है, बोलता है कि मेरे को पूछना है तेरे से कि तूने कैसे किया, मेरे को तेरे सीक्रेट का राज, तेरे सक्सेस का सीक्रेट जानना है, उसके लिए मुझे बता दो। तो वो कहता है कि ठीक है, सुबह 4 बजे तू मुझे मिल बीच के किनारे, माहिम बीच पे, मेरा घर जहाँ पर है वहाँ बीच के किनारे मिल, और तुझे मैं तब बताऊंगा। तो वो सुबह सुबह कभी उठता नहीं है, उठ के वहाँ जाता है एंड देखता है कि उसका दोस्त आया हुआ है, सक्सेसफुल दोस्त, और बोलता है कि बता, मैं बहुत मतलब तैयार हूँ और मैं ज़िंदगी में कुछ करना चाहता हूँ यार, एवरेज लाइफ मेरी बहुत हो गई, मेरे को कुछ करना है यार। तो वो कहता है कि ठीक है, थोड़ा पानी के अंदर जा, बिकॉज बहुत ही सीक्रेट वाली बात है, अगर बता दूंगा किसी को पता चल गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो पानी के अंदर लेके जाता है, घुटनों तक पानी होता है। अब कहता है कि चलो ठीक है, अब बता, अब तो बता दे। तो बोलता है कि नहीं, थोड़ा सा और आगे चल फिर बताऊंगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ऐसे थोड़ी बताऊंगा, सक्सेस की बात है, मतलब राज तेरे को बताने जा रहा हूँ मैं। तो उसको और थोड़ा अंदर लेके जाता है, तब ऐसे यहाँ तक पानी आ जाता है, और वहाँ पर ही वो अपने दोस्त का सर, सक्सेसफुल जो दोस्त होता है उसका सर, दूसरे दोस्त का सर पकड़ के पानी में डुबाता है, और वो अंदर बहुत तड़प रहा होता है। फिर उसको बाहर निकालता है, फिर डुबाता है, और जो अनसक्सेसफुल दोस्त होता है वो डर जाता है कि यार मतलब ये मेरे को राज बताने के लिए आया है या मेरे को मारने के लिए आया है। तो बोलता है यार मेरे को नहीं जानना है, मैं जा रहा हूँ। तो बाहर निकलता है और ऐसे कपड़े वपड़े पोंछता है, तो उसका सक्सेसफुल दोस्त आके उससे पूछता है कि तेरे को ज़िंदगी में, तू जब पानी में डूब रहा था तभी तुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की थी? कोई बताएगा किस चीज़ की ज़रूरत थी उसको?
सांस जानने की सर। सांस की उसको ऑक्सीजन की जरूरत थी, अगर उसको सांस नहीं मिलती तो वो मर जाता। तो उसी तरह से उसके दोस्त ने कहा कि जिंदगी में जिस तरह से तुझे अभी सांसों की जरूरत थी, उसी तरह से मुझे सक्सेसफुल लाइफ में बनना था। वो मेरा सपना नहीं था, मेरा जरूरत था। जब तक आप लोग अपने सपनों को जरूरत नहीं बनाओगे, तब तक मुझे लगता है कि अचीव करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो जब मेरे घर में पैसे वैसे की दिक्कत थी, मैंने सपना नहीं देखा था, वो मेरे को जरूरत बन गई थी कि मेरे को करना ही है, मेरे को मुंबई में घर लेना ही है, एंड देन मेरे को गाड़ी चाहिए, जरूरत है यार। अभी मुंबई में कब तक मैं लोकल ट्रेन के धक्के खाते रहूंगा? मेरा एक ख्वाब था कि स्पोर्ट्स बाइक लूंगा मैं जरूरत बनानी पड़ेगी इसको। तो मैंने उन सारी चीज़ों को ज़रूरत बनाई और मैंने काम करना शुरू किया। और जब मैं 21 साल का था तभी मैंने मतलब आई एम द मल्टी मिलियनर मतलब लड़का बन गया था मैं। मेरे को इकोनॉमिक टाइम से मेरे को ऐसे लोग बोलते भी थे कि आप आओ इंटरव्यू दो। मैं कहता था कि रहने दो, इंटरव्यू दूंगा तो पता नहीं आईटी वाले आ जाएंगे उन लोगों के नज़र में नहीं आना मेरे को, तो मैं भागता था, सोशल मीडिया से दूर था। और काफ़ी बढ़िया मतलब 21 साल की उम्र में जो करना था मैंने मेरे को कर लिया। अब उस वक्त जब मैं पैसे कमाने के लिए गया था, उससे पहले मुझे क्रिकेटर बनना था और क्रिकेटर मैं बन नहीं पाया बिकॉज मेरे को बैक में इंजरी हो गई थी, जिसकी वजह से मैं आगे उसको परसीव नहीं कर पाया। मेरे को बनना था जिंदगी में क्रिकेटर और वो मैं नहीं बन पाया। तो उसके बाद क्रिकेटर के बाद जो दूसरा प्रोफेशन था वो था बॉलीवुड, क्योंकि मैं मूवीज़ काफ़ी देखता था। मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं एक्टिंग कर सकता हूँ, मैं कुछ ना कुछ कर सकता हूँ एक्टिंग में। और मुझे ये भी पता था कि लोग काफ़ी दूर दूर से आते हैं मुंबई में एक्टर बनने के लिए और काफ़ी स्ट्रगल करते हैं। और चूंकि मैं मुंबई से था तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया था कि यहाँ पर इंडस्ट्री में क्या हो रहा है। तो मैंने कहा कि सबसे पहले मुझे चाहिए फॉर्मल एजुकेशन। एक्टिंग को ऐसा लोगों के सामने जाके मैं जो मिमिक्री करता वो एक्टिंग नहीं है, मुझे इतना पता था। एंड देन एक्टिंग स्कूल मेरा था, मतलब फिल्म स्कूल था, वहाँ पर हर तरह के स्टूडेंट्स थे। उसमें डायरेक्टर्स थे, उसमें सिनेमाटोग्राफर्स थे, एडिटर्स थे, साउंड डिजाइनर थे, सब लोग थे। वहाँ पर एक एक्टिंग वाला बैच भी था जिसमें मैं था। तो जिनको जैसे फिल्म मेकर्स होते हैं उनको एक प्रोजेक्ट मिलता है जिसमें सारे स्टूडेंट्स को जमा करना होता है। एक्टर एक्टिंग करता है, एडिटर एडिटिंग करता है, साउंड डिजाइनर साउंड उनका देखता है। ये सब करके लोग वहाँ पर फिल्म बनाते थे। तो फिल्म में ऐसा था कि मेरे को एक चांस मिला फिल्म करने का, तो मैंने वहाँ शॉर्ट फिल्म हमने किया और मैंने सारे लोगों को देख लिया। मैंने बोला कि ये तो बढ़िया चीज़ है, मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा डायरेक्शन में, अदर चीज़ों में, एडिटिंग में। एंड फिर एक्टिंग ख़त्म हो गई। मैं 1 साल वहाँ पर सीखा था, थिएटर भी किया मैंने वहाँ पर। मेरा मतलब एक मैंने कैरेक्टर किया था अश्वत्थामा का। उसके बाद मतलब एक्टिंग में पूरा मैं खो गया था। मेरे को ऐसा लगता था कि हाँ चलो अभी कर सकते हैं, अभी और भी मेरे को एक्टिंग का करना, ऐसा नहीं कि मैं वो छोड़ दिया। जब मैं एक्टिंग कर रहा था तब मैंने काफ़ी कुछ सीखा। उस टाइम पे मैं नीरज सर से मिला था, नीरज कवि, उनका वर्कशॉप अटेंड किया, फिर उनसे काफ़ी कुछ सीखा मैंने। नीरज कवि को आप लोग ऐसे देखे होंगे लेकिन याद नहीं आते होंगे। मतलब मैं थोड़ा एग्जांपल, सीक्रेट गेम्स में जो पुलिस वाले होते हैं, पारुलकर, वो नीरज सर है हमारे। तो उनकी काफ़ी इंडस्ट्री में इज्जत है। अब मेरे को तो लगा ही नहीं कि कोई स्ट्रगल है यहाँ पर। मतलब जो चीज़ मैं मांग रहा हूँ सब मिल ही रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी चीज़ मैंने दुनिया में मांगा था सब मुझे मिलते ही गया। हालांकि वो काम करते वक्त काफ़ी ज़्यादा मतलब स्ट्रगल होता था, फाइट होती थी, बट एट द एंड ऑफ द डे वो चीज़ जो मैंने चाहा था मुझे मिल गया। तो मैं इस मामले में बहुत लकी मानता हूँ अपने आप को। और उस वक्त मैंने एक बुक पढ़ी थी, द सीक्रेट। उसमें भी ऐसा था कि जो आप सोचोगे आपको मिलेगा। तो मैंने बोला ठीक है फिर सोचना चालू करते हैं तो मिलते गया। नहीं मतलब जस्ट इमेजिन, मतलब कि मैं 21 साल की उम्र में 21 लाख रुपए की बाइक चला रहा हूँ खुद के पैसे की। इट इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग। तो मैं ऐसे नहीं कि मैं पैसे की बात यहाँ पर ज़्यादा कर, ऐसा थोड़ा साउंड भी नहीं होना चाहिए कि मैं पैसे की बात कर रहा, लेकिन जस्ट इमेजिन कि मैंने जो सोचा वो मिला। हाँ, तो जिंदगी में पहले तो सोचना चाहिए। कुछ भी अगर जिंदगी में कुछ करना है तो सबसे पहले तो आपकी सोच वहाँ तक पहुँचनी चाहिए। फिर आपको थोड़ा सा फील होना चाहिए कि हाँ मतलब आप हो कुछ, देन धीरे धीरे वो आपकी तरफ कनेक्ट होता है। तो ऐसे चलते गए, वहाँ पर काम मिलता गया। एंड काम भी अच्छे खासे मिले। ऐसा भी नहीं है कि मतलब एक मेरा शूट हुआ था हेड एंड शोल्डर का, उसमें पुनीत मल्होत्रा थे जो कि धर्मा प्रोडक्शन के डायरेक्टर हैं। वो मेरे को सिर्फ ऐसा था, उसमें वो तमन्ना भी थी जो साउथ की एक्ट्रेस है,
वो मेरे को सिर्फ ऐसे खड़ा होना है और मेरे को वो पुनीत सर कहते थे कि सलीम स्माइल, मैं सिर्फ ऐसे बस इतना ही स्माइल करना मेरे को लोगों को देख के, एंड 1 लाख रुपए मिल रहा है। 1 लाख रुपए सिर्फ स्माइल करने के। मैंने बोला यार जिंदगी में पैसे बहुत कमाए हैं मैंने यार, लेकिन ये मेरे को मजा नहीं आ रहा है। तो मैंने फिर इंडस्ट्री को मैंने बोला कि ठीक है अब मैं नहीं दूंगा। उसके पीछे और एक रीजन था, एक ऑडिशन में काफ़ी कुछ पंगा हो गया था, काफ़ी टाइम वेस्ट हुआ, तो मैंने उसके लिए उसको स्टॉप कर दिया। मैंने इंडस्ट्री में मैंने कहा कि मैं खुद से कुछ ना कुछ करूँगा। एंड मैंने लोगों को इकट्ठा किया, मेरे जो स्कूल में जितने भी स्टूडेंट्स थे, डायरेक्टर, एडिटर, सबको इकट्ठा करके मैंने एक फिल्म बनाए, फिल्म कंपनी बनाई। हमने फिल्म कंपनी को रजिस्टर किया और हमने डिसाइड किया कि हम बनाएंगे शॉर्ट फिल्म्स और हम इसको फेस्टिवल्स में भेजेंगे, और अगर फेस्टिवल में इसको कुछ ना कुछ अवार्ड मिलेगा तो हमारे लिए वो काम आएगा कि आगे हम काम मांग सके लोगों से। तो अब सारे लोगों ने मिलके हमने इकट्ठा कर लिया। अब हमें चाहिए कि हम इक्विपमेंट खरीदें क्योंकि किसी के पास कुछ नहीं था। तो हमने कैमरा परचेस किया। अब जब साउंड की बारी आई तब आता है रोड। मेरी कहानी में रोड की एंट्री होती है वहाँ पर। तो एक NTG प्लस एक माइक्रोफोन है जो कि मतलब जिसको हमने बूम पोल में लगा के एंड उसके ऊपर हमने वो क्या कहते हैं उसको, ब्लिंक कहते हैं जो उसके ऊपर लगता है, वो उसको लगा के हमको एक शॉर्ट फिल्म करना था। और हम लोगों ने वो शॉर्ट फिल्म शूट किया था समंदर किनारे, जहाँ पर बहुत सारी हवाएं चल रही थी, और वो माइक्रोफोन, वो उस माइक ने बहुत अच्छा काम किया। और हम लोगों ने फिल्म बनाई, एडिट किया, साउंड सब डिज़ाइन किया। फिर हमने इसको भेजा पहली फिल्म फेस्टिवल में, जो नासिक फिल्म फेस्टिवल होता है, उसमें भेजा। अब देखो यहाँ पर भी लक, उस फिल्म को सबसे मतलब बेस्ट स्टूडेंट फिल्म मेकर का अवार्ड मिला 2000 मेरे ख्याल से 15 में होगा। तो वहाँ पर भी हम आ गए। अब सारे लोग को जब ऐसा होता है कि तुम्हारी फिल्म अगर फेस्टिवल में आई है तो मतलब तुमने कुछ अच्छा काम किया है, तो बाकी सारे लोगों को काम मिल गया और जितने भी एक्टर्स थे उनको काम नहीं मिला। सिनेमाटोग्राफर था वो मेरे ख्याल से रिलायंस में चले गया, एंड जो वहाँ पर हमारी स्क्रिप्ट राइटर थी उसको भी कोई कॉर्पोरेट में जॉब मिल गया। एडिटर तभी सप्ते में जाके एडिट कर रहा था, तो मतलब उसको भी अच्छा काम मिल गया। अब हम जितने एक्टर्स थे, 2-3 एक्टर्स थे, हम रह गए, हमें कुछ काम नहीं मिल रहा था। तो जितने भी मेरे इक्विपमेंट्स थे, कैमरा, माइक, गोप्रो, जो भी हमने लिया था, सब मैंने अपने जो बेड के नीचे वाली जगह होती है वहाँ पर सब डाल के रख दिया था। एक दिन मैं YouTube देख रहा था, तब मुझे पता चला इस व्लॉगिंग के बारे में। उससे पहले मैं काफ़ी डिस्कवरी के शोज देखता था, मैन वर्सेस वाइल्ड देखता था, एंड ट्रैवल वाले शोज काफ़ी देखता था। जब मैं खाना भी खा रहा होता था तो मैं एनिमल प्लैनेट लगा देता था कि मैं एनिमल्स को देख रहा हूँ। तो नेचर से काफ़ी प्यार था और ट्रैवल पहले से ही था। तो ये सब चीज़ें थी और मेरे पास इक्विपमेंट था। एंड देन जो व्लॉगिंग चीज़ है, मेरे को पता नहीं था कि वो व्लॉगिंग उसको कहते हैं। मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये अपनी लाइफ को डॉक्यूमेंट कर रहा है, मतलब डॉक्यूमेंट्री बना रहा है, खुद का डॉक्यूमेंट्री बना रहा है। तो मैं देख के जब मैंने देखा तो मैंने कहा कि यार ये मैं भी कर सकता हूँ, और मतलब ये क्या बड़ी बात है। और जब हम शॉर्ट फिल्म बना रहे थे तब मैंने भी एक खुद शॉर्ट फिल्म प्रोड्यूस किया था। उसको हमने कहीं भेजा तो नहीं था, बड़ा ऐसे यूट्यूब के लिए बनाया था। तो मैंने डायरेक्शन सीख लिया था, एडिटिंग सीख लिया था, थोड़ा बहुत समझ में आ गया था। एंड देन फिर मैंने यूट्यूब मैंने ज्वाइन किया। ठीक है, अभी यहाँ पर आता है इम्पोर्टेंट रोल। जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, थोड़ा सा अपना ध्यान यहाँ पर दे दीजिए, क्योंकि मेरे YouTube में 15 लाख सब्सक्राइबर्स हैं और मुझे कुछ सालों का एक्सपीरियंस है, वो यहाँ पर आप लोग के काम आ सकता है। तो जो लोग सीरियस है अपने YouTube चैनल को लेके और जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, तो मेरी बातों को थोड़ा गौर फरमाइएगा। ओके, कहाँ था मैं, भूल गया। चैनल चालू किया और हमने वीडियो बनाने चालू किए। अब चैनल चालू करने का जो रीज़न था, देखो एक्टर बनने का जो कीड़ा था वो गया नहीं था। तो मैंने सोचा कि YouTube चैनल से मैं अपना कम्युनिकेशन स्किल्स सीखूंगा, कैमरे के सामने कैसे बात करते हैं, कैसे कंफर्टेबल होते हैं। वो मैं स्कूल में बहुत ही मतलब पढ़ाई में नंबर 1, स्पोर्ट्स में नंबर 1, लड़ाई में नंबर 1, हर जगह पे नंबर 1 मतलब। लेकिन जब कैमरा सामने आ जाए या फिर स्टेज पर किसी के सामने बोलना पड़े तो वो मेरे से हो नहीं पाता था। मेरा वही वीकनेस था कि मैं लोगों के सामने बोल नहीं पाता था, स्टेज फियर था। और ये चीज़ की वजह से कुछ शूट्स हमने किए थे, उसमें काफ़ी रीटेक्स होते थे। आपने फिल्म देखी होगी, कितने रीटेक्स होते होंगे, 5-10। हमने एक फिल्म शूट किया था जिसमें मेरे वजह से 70 रीटेक्स हुए थे।
70 रीटेक्स काउंट हुआ था। क्लैप बजा रहा होता है, अभी तो कर ले यार, अभी तो कर ले। 70 रीटेक्स के बाद में मेरे को रियलाइज हुआ कि ऑल्दो मैं काफ़ी प्रिपेयर करके आता हूँ, लेकिन वो स्क्रिप्ट जो था मेरे को प्रिपरेशन पहले करने को मौका नहीं मिला। वो तुरंत हमने बनाया और वो तुरंत हो नहीं पाता, क्योंकि मेरे को वो तैयारी करने के लिए टाइम चाहिए था। तो मुझे इतना समझ में आया कि मेरे को कैमरे के सामने अगर थोड़ा सा डर कम निकल जाए ना मेरा, तो मैं कैमरे के सामने अच्छा एक्टिंग कर सकता हूँ। तो एक वो था कि कैमरा, अगर मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ रेगुलरली, तो मैं कैमरे के सामने थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाऊँगा और मैं अच्छे से बात कर सकता हूँ, मेरा थोड़ा स्किल्स इम्प्रूव हो जाएगा। एंड सेकेंड रीज़न था कि मेरे को बाकी चीज़ों में भी इंटरेस्ट था, साउंड में एंड देन डायरेक्शन में। तो मैंने सोचा कि बाकी चीज़ें भी हम सीख सकते। तो मेरा यूट्यूब ज्वाइन करने का जो पहला रीज़न था वो था सीखना, एंड दूसरा रीज़न जो था वो था कि ट्रैवल वीडियोस ही मेरे को बनाने थे। तो ट्रैवल करूँगा मैं, ट्रैवल करने का मौका ज़्यादा मिलेगा। तीसरा रीज़न पैसा था, चौथा रीज़न फेम था। ऐसा नहीं है कि मैंने YouTube ज्वाइन किया और उस वक्त मेरे दिमाग में पैसा नहीं था, मेरे दिमाग में पैसा था। और जितने भी लोगों ने यहाँ पर ज्वाइन किया है पैसे कमाने के लिए, कोई इसमें गलत बात नहीं है। अभी अगर लोग MBA पढ़ने के लिए जाते हैं या फिर MBBS करते हैं, लोग 70 लाख 50 लाख रुपए डालते हैं, क्यों? कमाने के लिए डालते हैं ना। तो उसमें शर्म क्या है कि आपने YouTube ज्वाइन किया, बोलने के लिए शर्मा रहे हो कि नहीं आप पैसे के लिए नहीं किया। अगर जिन्होंने पैसे के लिए किया है ना, वो लोगों के लिए मेरे पास एक स्ट्रैटेजी है, लेकिन सच्चाई आपको बतानी पड़ेगी। कितने लोगों ने पैसे के लिए YouTube को ज्वाइन किया? फिर नहीं बताऊंगा। हाँ मतलब ठीक है, मतलब है 3-4 लोग। अभी वो बात करने का मतलब नहीं, क्योंकि पैसे के लिए कोई आया नहीं है यहाँ पर। तो अगर पैसे के लिए लोग आते तो फिर मैं बताता, ठीक है। तो मैं आया था YouTube में सीखने के लिए। तो धीरे धीरे मैं अपनी जो कला है उसको इम्प्रूव करने के लिए डे बाय डे काम करता था। पहला वीडियो जो मैंने एडिट किया था, ऑल्दो मेरे एडिटर दोस्त काफ़ी थे उस टाइम पे, पहला वीडियो जब मैंने एडिट किया था उसको मुझे 3 दिन 3 रात लगे थे। मेरे को एडिटिंग नहीं पता, मेरे को कट कैसे मारता है वो नहीं पता। और प्रोफेशनल हमने FCB फाइनल कट प्रो X में मैंने एडिट करना शुरू किया था। तो 3 दिन 3 रात करके मैंने ऐसे धीरे धीरे, और उस प्रोसेस में काफ़ी मज़ा आता था। मतलब अगर कोई चीज़ आप दिल से सीखना चाहते हो, मुझे आपका नहीं पता, लेकिन मेरा ऐसा है कि अगर कोई चीज़ को सीखना और मतलब उसका जो प्रोसेस है, ये करना वो करना है, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता था मेरे लिए। और जब ट्रैवल करते थे और ट्रैवल करते जब ट्रैवल के ऊपर रिसर्च करते थे, अभी हम एक ट्रैवल प्लान कर रहे हैं, मैं प्लान कर रहा हूँ, और मैं प्लान कर रहा था कि अभी पौंडीचेरी जाना है। मैंने थोड़ा रिवील कर दिया ये चीज़। मैं पौंडीचेरी के बारे में रिसर्च कर रहा था। पौंडीचेरी की इतने टुकड़े हैं इंडिया में, मतलब तमिलनाडु के अंदर ही, मतलब यूँ समझ लो कि आप जहाँ बैठे हैं वो एक पौंडीचेरी है, यहाँ पर तमिलनाडु है, फिर यहाँ पौंडीचेरी है, और ऐसे पौंडीचेरी बटा हुआ है। फिर एक पौंडीचेरी केरला के पास है, माहे समथिंग करके, माही वो एक है, वहाँ पर पुदुचेरी उसको कहते हैं। तो वहाँ पर पुदुचेरी, इतने सारे टुकड़ों में यूनियन टेरिटरी है। और ब्रिटिश ने इंडिया पे राज किया था, मतलब इंडिया पूरा ब्रिटिश कॉलोनी था, और वो पुदुचेरी फ्रेंच कॉलोनी था, वहाँ पर फ्रेंच लोगों ने राज किया था। इतनी इंटरेस्टिंग चीजें शुरू, मतलब अभी तो मैं ये बता रहा हूँ, पहले कोई भी जगह पे रिसर्च करता था, ये प्रोसेस बहुत अच्छा लगता था कि कहीं जा रहे हैं, वहाँ के कल्चर को सीख रहे हैं। जैसे लद्दाख जाना होता था, लद्दाख में हम लद्दाख के कल्चर को सीख रहे हैं, देख रहे हैं, एंड मेरे को ये सब चीज़ अच्छी लगती थी। तो उस टाइम पे प्रोसेस को काफ़ी मैंने एंजॉय किया था। पहला कैमरा मैंने खरीदा था वो अल्फा 6300 सोनी का, उस पर मेरा पहला माइक मैंने लगाया था, वीडियो माइक्रो रोड वीडियो माइक्रो पहला मेरा माइक था। और शुरू से मुझे ये चीज़ का पता था कि साउंड का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ब्लॉगिंग में, ठीक है। हम वॉइस ओवर, कभी कभार ऐसा होता था कि वॉइस अगर खराब हो जाए ना बाहर बैकग्राउंड में, तो मैं ना वॉइस ओवर देके उसको कंपनसेट करता था। साउंड क्वालिटी को लेके कभी मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करता था। अभी कभी कभार कर लेता हूँ, क्योंकि डेली व्लॉग्स करने हो तो वो भी मैंने प्रथा तोड़ दिया। अभी मैं डेली व्लॉग्स नहीं करता हूँ। पहले मैंने 3 महीने तक कंटिन्यूसली मैंने डेली व्लॉग्स किए हैं विदाउट फेल, हर दिन। लेकिन अभी मैंने 2 दिन पहले बोला कि नहीं, अब हमसे नहीं हो पाएगा, बस हो गया। ठीक है, डेली व्लॉग्स में आप मतलब उतना अच्छा क्रिएट नहीं कर पाते, और जो प्रोडक्ट क्रिएट कर रहा था मैं, मेरे को खुद ही पसंद नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा कि ठीक है चलो स्टॉप करते हैं इस चीज़ को। तो वहाँ पहला वीडियो माइक्रो लिया मैंने, एंड देन अभी मैं जो माइक यूज़ करता हूँ वो है वीडियो माइक प्रो प्लस।
उसका मेरे को अच्छी बात ये लगती है कि ना आप जब उसको ऑन करोगे तो ऑन हो जाता है, बंद करोगे तो बंद हो जाता है, और ऑटोमेटिकली उसके अंदर एक बैटरी भी होती है, तो साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी होती है उसमें। ओके, तो ये थी मेरी जर्नी, प्रॉपर टाइम पे हुआ है। सोचा था आधा घंटा लगूंगा सिर्फ, देखो अपना ये हो चुका है, ठीक है। अभी मैं ज़्यादा वक्त देना चाहूँगा Q&As को, क्योंकि जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, भले ही आपके कितने भी सब्सक्राइबर्स हो और ज़्यादा हो कम हो, मैटर नहीं करता, यहाँ पर आप सब आए हो सीखने के लिए, मैं भी आया हूँ सीखने के लिए, तो थोड़ा उसके ऊपर बात करते हैं। जिसको भी अगर कुछ पूछना है ब्लॉगिंग से रिलेटेड, मुझे लगता है कि मैं थोड़ा कैपेबल हूँ उसका आंसर देने के लिए। ऑल्दो ब्लॉगिंग के लिए कोई भी डिग्री नहीं है, कोई भी जगह नहीं है, सब अपनी एक्सपीरियंस से सीखते हैं, तो मेरा एक्सपीरियंस शायद तुम्हारे कुछ काम आ सकता है। बताइए। मेरा खुद का सवाल था, बट आई विल कीप इट फॉर सम टाइम लेटर। एमएसके भाई, हाँ, आप जो ट्रैवल व्लॉगिंग करते हो उसमें लाइक यू आर गोइंग ऑन अ बाइक और योर स्पोर्ट्स बाइक टू सम प्लेसेस, तो उसमें जो आप माइक्रोफोन हेलमेट के अंदर यूज करते हो, उसमें कैसे साउंड क्वालिटी मेंटेन रहती है, उसके लिए क्या प्रिकॉशंस लेते हो, थोड़ा उसके बारे में रोशनी डालिए। तो जो बाइक पे हम ब्लॉगिंग करते हैं, यहाँ पर कैमरा लगा के जो पॉइंट ऑफ व्यू शॉट्स होते हैं वो मोटो ब्लॉग कहा जाता है। तो हम माइक जो होता है ना, वो जैसे ये मुंह के पास माइक है, हेलमेट के अंदर मुंह के पास एक माइक हम रखते हैं, वो माइक है रोड का नया माइक है, रोड लैवलियर गो, यही है क्या बात है। तो यही माइक वहाँ पर होता है और वो डायरेक्टली GoPro से कनेक्ट हो जाता है। तो GoPro में हमें एक अडाप्टर लगाना होता है। अभी जो मैं GoPro यूज कर रहा हूँ वो Hero 9 है, उसका मीडिया मोड लगा के उसमें डायरेक्टली माइक लग जाता है। तो मैंने बाकी माइक भी यूज किया हुआ है, लेकिन पहले यूज करता था, बट जब एक बार मैंने रोड का देखा तो रोड पे नो डाउट, मतलब आप बंदे के भरोसा कर सकते हैं, थोड़ा महंगा मिलता है, 4-5 हज़ार का माइक होता है शायद ये, तो अब पैसे की कहाँ बात करूँ, मतलब क्वालिटी ज़्यादा बढ़िया होती है, तो इसके लिए वो माइक यूज़ करता हूँ। बट कभी कभार क्या होता है ना कि हेलमेट में जो वेंटिलेटर होते हैं, वेंटिलेशन के लिए जो जगह खुली होती है ना, अगर वो बंद नहीं होगा ना तो वो हवा आता है और ख़राब करता है, तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत अच्छा लगा आपकी सारी बातें सुन के। एंड मैं मेरी वाइफ, हम चैनल अभी स्टार्ट करा है फूड एंड ट्रैवल रिलेटेड, द नेम इज यम सफर, तो बेशरम होना पड़ता है, अपना नाम बताना पड़ता है, तो हम लोग सुनेंगे। 2 क्वेश्चन है कि जब हम स्टार्ट करते हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स बहुत ही कम होते हैं, तो एक सेल्फ डाउट आता है कि हम दिन में 5 बार रिफ्रेश कर रहे हैं, 1 सब्सक्राइबर शायद बढ़ गया, तो बड़ा अच्छा लगता है देख के कि चलो एक तो आया। बट एक सेल्फ डाउट आता है कि जब हम कोलैबोरेशन की बात करते हैं, तो यार सामने वाले को हम अपने चैनल से क्या दें, हमारे पास खुद के सब्सक्राइबर्स नहीं हैं। और दूसरा ये आता है कि पहले एक रैट रेस होती थी कि MBA के लिए लोग भाग रहे हैं, इंजीनियरिंग के लिए भाग रहे हैं, अब आजकल लगता है यूट्यूब के लिए भाग रहे हैं। मतलब हर एक आप देखेंगे तो जो यहाँ पे नहीं भी, बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूब पे अपना चैनल बना चुके हैं, बना रहे हैं, तो उस रैट रेस से बेसिकली कैसे निकला जाए। अब आप हो रैट रेस में, अब एग्जैक्टली, तो ये हो आप हो कि नहीं, मैं भी, मतलब मैं पार्ट हूँ एक रैट रेस का, मैं उससे निकलना। क्यों आपने ये क्यों ज्वाइन किया आपने? यम क्या बताया? यम सफर, यम सफर, लाइक फूड एंड ट्रैवल, तो यम सफर। तो यम सफर क्यों बनाया था आपने? जैसे मुझे लगता है खाना पसंद है, तो ठीक है, खाने की वीडियोस हम जाते रहते हैं, ठीक है। पैसे के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए, डेफिनेटली पैसे तो चाहिए, शादी हो गई पैसे चाहिए, मतलब आगे वो रिक्वायरमेंट थी कि चलो इस पे पूरा ध्यान दें। तो फिर वो आप जो पॉइंट बोल रहे हैं, आपका जो क्वेश्चन है वो वैलिड है, बिकॉज आपने पैशन के लिए, जो लोग कहते हैं कि पैशन के लिए, मेरे को नहीं लगता वो पैशन के लिए ज्वाइन करता होगा अभी के टाइम पे। तो पैशन, आपने सब्सक्राइबर और पैसे इसमें है, तो थोड़ा स्ट्रैटेजिकली आपको सोचना पड़ेगा। जैसे आपको देखना पड़ेगा कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं, वो सब चीज़ों का आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और आप क्या कहो, आप क्या कह रहे थे? आपने जैसे डेली ब्लॉगिंग आपने का बंद कर दिया, अपनी क्वालिटी पे आपको लग रहा था और फोकस करना पड़ेगा, तो यही एक क्वेश्चन आता है कि अब सब लोग ऐसे हैं कि रोज ब्लॉग नहीं बनाएंगे तो शायद चैनल ग्रो नहीं होगा, या रोज वीडियो नहीं बनाएंगे। अब उसमें क्या होता है कि हम ऑब्वियसली अपनी कहीं ना कहीं क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करते हैं, तो उस मतलब रेस से थोड़ा सा यूनिक कंटेंट बनाने के लिए क्या आप सोचते हो और आपका क्या फ्यूचर प्लान है, क्या नेक्स्ट मेरा गोल क्या है? तो उसके लिए क्वेश्चन देखो, 2 चीज़ें हैं। जो लोग पहले से ही जिनको पता होता है कि वो YouTube क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, नंबर्स के लिए ज्वाइन कर रहे हैं या फिर नेम के लिए, फेम के लिए, जो भी है, अगर पहले से सेट है, आपको पता है ना, तो आपका काम थोड़ा इजी हो जाता है। जैसे
अगर मैंने पैसे के लिए नंबर्स के लिए ज्वाइन किया होता ना, शुरू में मैं बहुत मनमौजी था, मतलब मैंने अभी तो मैं नहीं करता हूँ, लेकिन पहले ऐसा होता था कि एक व्लॉग मैंने बनाया और मुझको मज़ा नहीं आया, मैंने नहीं डालूंगा इसको, मैं क्या फ़र्क पड़ता है। तो लेकिन जो लोग, मैं तो चलो 3 महीना डेली व्लॉग किया और क्वालिटी के लिए मैं कह रहा हूँ कि नहीं अभी थोड़ा स्टॉप करते हैं, बट मैं ऐसे भी लोग को जानता हूँ जो साल के 365 डेज में 365 व्लॉग्स डाले हैं, क्योंकि उनका विजन क्लियर है कि उनको करना क्या है। अगर आपको आपका विजन क्लियर है तो आपको डेली व्लॉग्स करना पड़ेगा और साथ में आपको क्वालिटी भी मेंटेन करनी पड़ेगी। लेकिन इनिशियली मैं ये कहूँगा कि डेली मत करो, आप एक काम करो, हफ्ते में 2 व्लॉग 3 व्लॉग डालो, अभी सीखने को ज़्यादा वक्त दो, और एक बार जब आप सीख लोगे या फिर ऐसे प्लान कर लो कि 3 महीने बाद मैं डेली करूँगा, लेकिन 3 महीने तक मैं सीखूंगा इसको कि कैसे प्रोसेस को ईजी बनाया जाए, कैसे व्लॉग का फॉर्मेट हो, कहाँ पर आपको म्यूज़िक यूज़ करना है, कहाँ पर कैसे, तो वो सब पहले प्लान कर लो। उसके बाद में फिर 3 महीने बाद 4 महीने बाद आप उस पर फोकस करो कि कैसे क्वांटिटी को बढ़ाया जाए। और अगर ब्लॉगिंग करना है तो आपको रेगुलर होना पड़ेगा। ऐसा भी नहीं है कि आपने एक दिन ब्लॉग किया, नेक्स्ट डे नहीं किया, फिर परसों किया, ऐसा नहीं है। आपको डेली ब्लॉग्स करने पड़ेंगे अगर आपको लोगों के साथ कनेक्ट रहना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे, क्योंकि हमारे जो बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं वो सारे लोग डेली करते हैं, तो अगर उनको बीट करना या उस लेवल तक पहुंचना है तो डेली ब्लॉग्स करने पड़ेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। अगर डेली नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपको अपना कंटेंट को इतना क्वालिटी बनाना पड़ेगा कि लोग देखें। ऐसे भी लोग को देखा हूँ जो एक हफ्ते में 1 ब्लॉग करते हैं और वो भी अच्छा जाता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो वो चीज़ का थोड़ा आपको देखना पड़ेगा कि आपको करना है तो डेली करना है वैसे। हेलो, हाय, माय नेम इज़ कनिका और मेरा चैनल है फूड मंचीज। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने बोला डेली ब्लॉगिंग के लिए, तो उसके लिए कुछ टिप्स बताइए कि एडिट हम कैसे थोड़ा सा उसको एडिटिंग टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं। और सेकंड मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे नीश स्पेसिफिक अगर यूट्यूब चैनल है तो उस पर क्या हम एडवर्टीजमेंट से ग्रो कर सकते हैं या उस पर भी ऑर्गेनिकली ही चला जाए, क्योंकि नीश स्पेसिफिक के लिए सर ने बताया था कि ऑडियंस कम होती है, तो क्या एडवर्टीजमेंट से हम वो चीज़ कंप्लीट कर सकते हैं या नहीं? मेरे को ऐसा लगता है कि YouTube में ना हम सब्सक्राइबर खरीद नहीं सकते हैं, कमाना पड़ता है सब्सक्राइबर। मतलब आप जब तक एक सब्सक्राइबर कमाओगे नहीं वो तब तक आपको नहीं देखेगा। हम एडवर्टाइजमेंट करके भी लोगों तक पहुंच सकते हैं, बट वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा। आज तक मैंने अपने YouTube चैनल को प्रमोट करने के लिए कोई एडवर्टाइजमेंट की नहीं है और मुझे लगता करना भी नहीं चाहिए, बिकॉज यहाँ पर हम लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं और वो कनेक्ट हम पैसे दे के, हो सकता है कि लोगों तक रीच आपकी पहुँचे, बट जब पेड वाला होता है तो वहाँ दिख जाता है ना कि पेड वाला है, तो वो पहले ही भरोसा तोड़ देगा कि अरे कुछ ना कुछ उसको बेचना होगा तभी आएगी मेरे पास। क्योंकि हम जब भी स्पॉन्सर्ड देखते हैं, जब भी कुछ भी एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो मन में यही आता है ना कि मतलब क्या तो कुछ तो आया है, क्योंकि पैसे लगा रही है तो मतलब कुछ ना कुछ पैसे लेके जाएगा, समथिंग ऐसा दिमाग में थॉट आता है। तो ऑर्गेनिकली करो, आप टाइटल कीवर्ड पे ज़्यादा ध्यान दो कि लोगों तक अगर पहुँचना है। जैसे मैं जब कोई भी चीज़ के बारे में सर्च करता हूँ, एग्जांपल के लिए अगर मुझे कुछ नई चीज़ सीखना है, स्टॉक मार्केट या फिर कोई अलग कैटेगरी का कोई चीज़ मेरे को सीखनी है, तो मैं जब सर्च करता हूँ ना, मैं उस वक्त जब वीडियो के रिजल्ट्स आते हैं उस टाइम में मैं ये नहीं देखता हूँ कि इसके सब्सक्राइबर कितने हैं, मतलब मिलियन है तभी मैं इसका वीडियो देखूंगा, ऐसा नहीं है। आपका वीडियो अच्छा है ना तो बड़े से बड़े क्रिएटर भी आपको देखेंगे, क्योंकि आप वो यूजफुल इंफॉर्मेशन दे रहे हो। और आज भी लोग सीखने के लिए हैं यूट्यूब पे। मैं भी अगर मुझे आईफोन का कोई नया, जैसे भी आईफोन 15 का ही है कि मेरे को उसके फीचर समझ में नहीं आ रहे थे और मैंने जब सर्च किया तो काफ़ी रिजल्ट आया। उसमें एक बंदे का कुछ तो 10,000 15,000 सब्सक्राइबर थे, उसकी भी वीडियो मैंने पूरे देखी क्योंकि उसका वीडियो वैसा था, यूजफुल था। तो वो चीज़ का ध्यान रखो। मैं तो एडवाइस नहीं करूँगा कि पेड प्रमोशन आप करो। सेकेंड चीज़, आपने जो पहला क्वेश्चन पूछा था कि एडिटिंग का टाइम रिड्यूस करने के लिए, वो करते करते ही आएगा, बट ये चीज़ ध्यान में रखो कि जो चीज़ ज़रूरी है उसी को रखो, और एक्स्ट्रा जो ट्रांजिशंस होते हैं, जो ऐसे अलग से जो झिलमिल बनाने की लोग कोशिश करते हैं, वो ज़रूरत नहीं है उसकी। साइकोलॉजिकली सोचो कि हाँ ये चीज़ लोग इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप जो डेड पॉजेस हैं उसको कट कर सकते हो, और जहाँ पर थोड़ा बोर हो रहा है तो उसको ठीक करने के लिए क्या कर सकते हो, बस उतना ही दिमाग लगाना है, ज़्यादा कुछ है ही नहीं। चलो हो गया, ओके बाय। नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं। अच्छा, आपको लगा आपसे सिर्फ 2 ही लोग सवाल पूछेंगे? हमारे पास टाइम कहाँ है?
हेलो एमएसके भाई, हेलो भाई। माय नेम इज क्रिश्वर, ट्रैवल फूडी है मेरे चैनल का नाम, ट्रैवल और फूड रिलेटेड। मेरे को 3 लोग यहाँ पर फूड वाले मिले हैं। ट्रैवल भी है भाई, ट्रैवल भी है। हाँ ठीक है, तो एमएसके भाई एक सवाल है बस मेरा आपसे कि यार जो आप डेली व्लॉगिंग कर रहे थे उसके अंदर जब आप व्लॉग बना रहे थे, सच्ची बताना एडिट भी आप खुद ही करते थे शाम को, या कैसे मैनेज होता है? मतलब रियली इट्स वेरी हार्ड वर्क, बट मेरे को ये जानना है। दुखती रह गई। मैं सी अभी ना मैंने आर्या, आप देखते होंगे मेरे ब्लॉग में आर्या है, तो वो कैमरा हैंडलिंग करता है और रफ कट मारने के लिए वो होता है, बट जो फाइनल कट होता है, जो स्टोरी टेलिंग करनी होती है वो मुझे ही करनी होती है। तो ये एक ब्लॉगिंग ऐसी चीज़ है जो आप किसी एडिटर को भी हायर करोगे ना, आपका काम बढ़ जाएगा, अनटिल अनलेस अगर आपके एडिटर के साथ सिंक ना हो। तो जो भी ब्लॉगर्स हैं, मेरे को नहीं लगता वो किसी एडिटर को हायर करके भी डेली ब्लॉग्स कर पाएंगे, बिकॉज वो कुछ और ही स्टोरी दिखा देगा कुछ और। जब हम ब्लॉग शूट करते हैं तो एक स्टोरी होती है, जब एडिट पे आती है तो स्टोरी चेंज होती है। तो आपको कौन सी स्टोरी रखनी है वो आपको देखना है, तो आपको एडिट करना पड़ेगा। तो मैं करता हूँ एडिट यार, है ना। हाँ, थैंक यू। कैन यू टेक वन मोर क्वेश्चन और वी एक और ले सकते हैं? आप बोलो किसका क्वेश्चन लेना, बिकॉज़ वी हैव ओनली टाइम फॉर वन क्वेश्चन। आप बोलो। इनसे ले लो, ये मेरा कैमरा हैंडल कर रहा है, तो इनको थोड़ी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी एमएसके। सो अब मैं थोड़ा गहरा सवाल पूछूंगा, आंसर करना। एडिटिंग मेरी सॉर्टेड है बिकॉज मैं 8th क्लास से एडिटिंग कर रहा हूँ। द प्रॉब्लम इज द अमाउंट ऑफ टाइम यू शूट योर फुटेज फॉर एंड व्हाट एग्जैक्टली डू यू शूट। बिकॉज अक्सर मेरे साथ क्या होता है, एंड आई गेस आप लोगों के साथ भी होता होगा, जो लाइक ट्रैवल ब्लॉग्स, स्पेशली जो मोटर ब्लॉग्स वगैरह बनाते हैं, होता क्या है ना, एक इवेंट है लेट्स से, अब मेरे दिमाग में नहीं है उस इवेंट में एग्जैक्टली क्या क्या होगा, ठीक है। होता क्या है, एट द एंड ऑफ द डे आई ऑफन रिपीट माई लाइन्स इन द व्लॉग जब मैं बोल रहा होता हूँ। एंड द सेकंड प्रॉब्लम दैट आई फेस इज एट द एंड ऑफ द डे देयर इज जस्ट टू मच फुटेज, एंड व्हेन आई स्टार्ट कटिंग थिंग्स डाउन आई एम लाइक यार ये भी निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा। आपका ऑन द अदर हैंड जब मैं वीडियो स्टडी करता हूँ, आपके एडिट्स में एक प्रॉपर फ्लो आप मेंटेन रखते हो एंड आपकी क्लिप्स बहुत प्रिसाइज होती है, स्पेशली जब आप जे कट्स मारते हो, बहुत प्रिसाइज मारते हो। सो हाउ डू यू डिसाइड कि यार आप कितना शूट करोगे? जैसे आप मोटो ब्लॉग करते हो, आप 1 घंटा कहीं जा रहे हो, आप पूरा 1 घंटा नहीं शूट करते, इट्स लाइक 30 सेकंड्स होता है वो आपके ब्लॉग में, दैट्स इट। हाउ डू यू प्री प्लान दैट एग्जैक्टली कहाँ कितना फुटेज शूट करोगे, उसके लिए क्या पॉइंटर्स आप दिमाग में रखते हो? देखो, तुमने यहाँ पर जे कट का नाम लेके सॉल्व कर दिया। अगर ये क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं भी दूंगा ना, फिर भी तुम पता लगा लोगे। तुमने जे कट पता लगा लिया, एल कट पता लगा लिया, तो मैं भी बाकी सारी चीज़ें भी पता लगा लोगे खुद से। तो ये जो एटीट्यूड इनके अंदर है ना, अगर ये एटीट्यूड सबके अंदर है ना, तो कोई क्वेश्चन का आंसर देने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन क्या होता है कि हम फिर भी लोगों से सीखना चाहते हैं, तो पूछते हैं, तो मैं बताता हूँ, बट तुम कर लोगे, फिगर आउट कर लोगे, मेरे को ऐसा लगता है। बट बाकी लोगों के लिए मैं बता देता हूँ। 10 मिनट का व्लॉग बनाना है, ठीक है। मेरा ये होता है कि इस जगह पे अगर मैं अभी व्लॉग कर रहा होता, इस जगह पे मुझे 30 सेकंड से 1 मिनट के अंदर बात करनी है, दैट्स इट। उससे ज़्यादा अगर हुआ ना तो मैं काट के निकाल दूंगा। 10 मिनट के ब्लॉग के लिए मुझे 10 लोकेशन चाहिए या 10 एंगल चाहिए। कभी कभार क्या होता है, दोस्तों में बात करते हैं ना, थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, फिर ऐसे दिल पे पत्थर रख के काटना पड़ता है। बट फुटेज निकालने में ज़्यादा सोचो मत, निकाल दो। तुमको लग रहा है कि वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक जगह पे एक ही लोकेशन पे अगर तुम 3 मिनट बात करो ना, बोर हो जाता है। फट से लोकेशन चेंज कर लो, या फिर कैमरा एंगल चेंज कर लो, या कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट, अगर मजाक है या फिर कुछ अलग कुछ हो रहा है, तुमको लग रहा है कि नहीं ये इंटरेस्टिंग है, तो उसको रखो। लेकिन मेरा जो रूल है ये कि 1 से 1.5 मिनट उसके बाद एंगल चेंज होना ही चाहिए, नहीं तो फिर वो बोर लगने लगेगा। एंड उसके बाद में अभी तुमको इतना पता है कि 11 मिनट का ब्लॉग बनाना है, तो तुम्हें कितने एंगल चेंज करने हैं, तो वहाँ पर थोड़ा चीज़ सॉर्टेड हो जाता है। और जब एडिट करते हैं तो वही सेम चीज़ होता है कि ये लोकेशन पे कितना शूट हुआ है, इतना शूट हुआ है, बाकी पार्ट जो है उसको निकाल दो। और फुटेज को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं डेड पॉजेस भी रखता हूँ। लेकिन अभी मैं एक नया एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ। एक मैंने नेटफ्लिक्स पे मूवी देखी थी, और जितना भी मैं अपने ब्लॉग में एडिट के थ्रू डालता हूँ ना, वो नेटफ्लिक्स से ऐसे लेके आता हूँ और यहाँ डालता हूँ। तो इंस्पिरेशन नेटफ्लिक्स, डिस्कवरी, ये सब जो चैनल होते हैं, मैंने एक मूवी देखी थी उसमें, द किंग, ठीक है। तो वो पहली ऐसी मूवी है जो थोड़ा एकदम सोचने में डाल दिया। एग्जाम्पल के लिए, जब मैं थिएटर कर रहा था तब नीरज सर ने कहा था कि जब कट होता है उसके बाद एक्टर्स का एक स्थायी भाव निकलता है। वो स्थायी भाव जो होता है वो बहुत नेचुरल होता है। तो जब डायरेक्टर कट कहता है, लेकिन सिनेमाटोग्राफर उसको कट नहीं करता है, उसके अंदर देखने के लिए कि क्या स्थायी भाव निकलेगा। तो कैमरा एंगल
मतलब अभी एग्जांपल के लिए मैंने आप लोगों को समझाया, तुम्हारे क्वेश्चन का मैंने आंसर दिया एंड मैं कहूँगा थैंक यू। और कैमरा ऐसे ही है, थैंक यू होने के 12 सेकंड तक ऐसे ही है। तो वो किंग मूवी में वो उसका ना ऐसे ही है, वो कोई भी डायलॉग बोल रहा है और कोई लाउड एक्सप्रेशन नहीं है, बस कैमरा वहां पे है। और वो चीज मैंने नहीं देखी और वो मैं ट्राई करूंगा। तो मैं भी आपको कह रहा हूँ कि डेड पॉजेस हटा दो, लेकिन वो बहुत बड़ा पॉज है, तो वो मैं एक्सपेरिमेंट करके देखता हूँ। अगर वो ठीक चला तो फिर तुम लोग यूज करना, बाकी तो जितने भी पॉजेस होते हैं वो हटा दो। ब्लॉग को थोड़ा फास्ट बनाने की कोशिश करो, जितना फास्ट हो सके। बिल्कुल, लाइक एवरी ब्रेथ भी कट जाता है, वो हर एक लाइन के बीच में कहीं सांस लेने नहीं, लेकिन वो भी हट जाता है। आप देखे होगे कि मैं थोड़े नौटंकी ज्यादा करता हूँ, तो कभी कभी एक्सप्रेशंस मेरे आते हैं, रख देता हूँ। ये सब जो चीजें तो वो रख दो, क्योंकि वो थोड़ा आपके ब्लॉग में वो जैसे आप बात कर रहे हो तब तक ब्लॉग फास्ट है एंड देन सडनली एक ब्रेक आ जाएगा बिकॉज आपको इसमें नौटंकी है, अगर आप ब्रेथ ले रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, एंड देन फिर स्पीड भगवा। एक ही स्पीड मत रखो ब्लॉग की, फास्ट मत रखो, स्लो मत रखो, फास्ट स्लो फिर फास्ट, ऐसे कर करके करो। तो वो पीक करना पड़ेगा उसको, यू स्टार्ट स्लो एंड देन यू बिल्ड अ पीक एंड देन यू फॉल टुवर्ड्स द एंड। हाँ, सेम फ्रीक्वेंसी जैसे एक पेस पे मत रखो उसको, बस यही है, वो सीख जाओगे आप। बस इतना मैंने बोल दिया तो वो खत्म कहानी। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब और बने रहें। कोशिश करूँगा कि अब व्लॉग रेगुलर आए। तो इसी के साथ चलते हैं, मौज लो रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो। बाय बाय।